सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेटों में हम पढ़ा नहीं सकते, रोड पे झाड़ू कैसे लगाई जाती है, गाड़ी साफ कैसे की जाती है, खाना कैसे बनाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड कैसे होता है, नाम लिखने के लिए आज इन्हें 10वीं तक की आवश्यकता की जरूरत है। आग नहीं है हमारे लोगों में, वो आग नहीं है हमारे लोगों में। उसका कारण है, एक तो जगाने वाले नहीं है, जो आज से पहले नेता हुए उस नेताओं के पास वो चीज नहीं है कि इत्यादि। तो क्या हम लोग की जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए? और इस जातिगत जनगणना के बाद हमारी तमाम विभिन्न जातियां, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा था, झूठ और सही है, 6000 कुछ जातियां ओबीसी में उप जातियों को लेके आती हैं, और उनमें कुछ ऐसी जातियां कि जिनका नाम ही लोगों को पता नहीं होता। तो मेरे भाइयों, हमने उनसे कहा था कि सर कम से कम उस जाति के बारे में पता तो चल जाएगा, इनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और उसी तरीके से योजना बनाना चाहिए। मगर साहब, तमाम माननीय ईश्वरीय जी के साथ में ओबीसी की जब आयोग बना, ड्राफ्ट बना, कई बार उस ड्राफ्ट में संशोधन हुए, राज्यसभा में पास हुआ और विधानसभा में भी हुआ, और कितनी कठिनाइयां हुई हैं आपके सामने है। उसके बाद पास हुआ और माननीय के साथ एक रोहिणी आयोग बना, और इतनी मीटिंगों में जाते जाते हम ऊब से गए हैं कि फिर 6 महीने का एक कार्यकाल बढ़ा दिया 7 जनवरी तक। ये हाल है कि जनवरी तक हमें क्या करना था, हम क्या मांग रहे थे, हमें क्या चाहिए था कि यही तो था कि अगर उसका डिवीजन हो जाता, डिवीजन के द्वारा क्या होना था हमारा, कुछ हमें नई चीज तो नहीं मिल जाती। अरे भाई, उस जाति की योजना के उसकी जो कमजोर स्थिति थी उसी हिसाब से उनको एक योजना बना के उनका आर्थिक और शैक्षणिक आधार बन जाता। मगर नहीं साहब, हम तो एक चीज का और विरोध कर रहे हैं इस मंच पे, सबसे बड़ा विरोध, कि हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ना कि ये 5 किलो अनाज चाहिए। 5 किलो अनाज एक महीने में खा के हमारा कुछ हो जाएगा? अरे भाई, इसका क्या मतलब है? मिड डे मील चलाया, हमारा क्या मतलब है? सिर्फ बच्चों को घेरने के लिए, और एक तरफ शिक्षा प्राइवेटीकरण कर दी गई। क्यों जो? इसलिए हमें आज धरना प्रदर्शन, और हम तो कहेंगे माननीय ईश्वर साहब से, दोनों हमारे मान्यवर बैठे हैं कि हमारे संग, मैं ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन से, हम धरातल से काम करते हैं, जन जागरण का काम करते हैं 94 से, और हम साहब गृह क्षेत्र दिल्ली से चल के गृह क्षेत्र मानिए तेलंगाना तक पहुंच चुके हैं। हम तो कह रहे हैं एक दिन एक अभियान करिए, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज्ञापन दे दीजिए, एक ही तारीख में। देश के हम अपने इस मन से कहते हैं कि हमारा संगठन करीब 18 प्रदेशों में चल रहा है, और हम आश्वासन देते हैं कि हमारे समाज के लोग उसी एक ही दिन में, एक ही तारीख में, उसी मुख्यालय पे जाके ज्ञापन देने का काम करेंगे अगर आदेश दें। और इसी तरह हर समाज का आदमी उसी मुख्यालय पे दे, उससे पता चलेगा कि हर समाज इनकी मुहिम में जुड़ा हुआ है। इसमें तो पैसा नहीं लगता, हर मुख्यालय पे हर संगठन के आदमी है। उससे क्या होगा? सरकार को पता चलेगा। और इसी तरीके से हम लामबंद भी हो सकते हैं। लामबंद होने का तरीका कि उसके बाद कोई लामबंद नहीं हुआ। हमने मंडल आयोग भी देखा, उस साहब ने एक जिक्र किया, एक लड़का खत्म हो गया तो हमने भी मंडल आयोग के विरोध में जाते थे। हमें पता ही नहीं था ये हमारी लड़ाई और किसकी। जब वो लड़का मरा, वो लड़का वास्तविक जोशी था, नजदीक का था, पता चला ये जोशी था, ये भी ओबीसी में आने वाला था। उस दिन के बाद हमने एक निर्णय ले लिया, पहले किसी चीज को समझो, सोचो, उसके बाद कदम बढ़ाओ। और ना तो हमारे बहुत मित्र थे। एक बार आपको बताया, रामलीला होती थी परेड ग्राउंड में, सबको पता है, वहां पर ओबीसी के धरने को, ओबीसी के मंडल कमंडल के जो कमंडल वाले थे विरोध में वहां पहुंचे, क्योंकि रामलीला उन्हीं की थी। वहां हमने कहा साहब अगर ये भी 4 मिनट का टाइम लेंगे तो हमें भी 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। बड़ा दुर्भाग्य के मंच से बाहर खदेड़ दिया गया था। ये सच्चाई है। और मैं ये फिर एक कहना और चाहता हूं कि साहब हमने लोहिया का बाद जितने मंडल का देखा, और उसके बाद कोई आंदोलन जमीन पे नहीं हुआ। देवीलाल का हुआ था,
वो देखा था तमाम रेडियो से, वो जो घटनाएं एक अजीब थी। आज उसी आंदोलन की जरूरत है, और जब तक आंदोलन नहीं होगा हम नहीं कुछ कर सकते। और आंदोलन के लिए एक चरणबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। हमने वो भी देखा, वो आग नहीं है हमारे लोगों में, वो आग नहीं है हमारे लोगों में। उसका कारण है, एक तो जगाने वाले नहीं है, जो आज से पहले नेता हुए उस नेताओं के पास वो चीज नहीं है कि जमीन पे बैठ के सबके साथ चने हैं तो चने का साझा कर लिया, जो मिला उसका खा लिया। आज दो रंग के काम होते हैं, क्या हमारा भोजन लंगर में बनाया जाता है और चंद जिन लोग नेता हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। आंदोलन ऐसे नहीं होते। आंदोलन का नीति होगी कि नेता हमारे साथ बैठेगा, नेता हमारे साथ चलेगा, तब जाके हमारे आंदोलन उग्र होंगे। आज प्राइवेटीकरण करने के बाद हमने तो इसका भी कहा था कि साहब आपने प्राइवेटीकरण कर दिया, मगर प्राइवेटीकरण के बाद हमारा उन प्राइवेटीकरण में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए, हमें दुख नहीं है। मगर वो क्यों करेंगे प्राइवेटीकरण का व्यवस्था? नहीं हुई ना। आज शिक्षा कहां से पढ़ोगे आप? बड़ा चुप बैठे हो। शिक्षा का आधार ये नहीं है। शिक्षा क्या है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेटों में हम पढ़ा नहीं सकते। और आजकल के टाइम में 10वीं तक पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं होती। 10वीं के लिए साहब रोड पे झाड़ू कैसे लगाई जाती है, गाड़ी साफ कैसे की जाती है, खाना कैसे बनाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड कैसे होता है, नाम लिखने के लिए आज इन्हें 10वीं तक की आवश्यकता की जरूरत है। जैसे पहले अनपढ़ों की जरूरत थी, आज इनके 8वीं और 10वीं के लोगों की तक इनके पढ़े लिखों की जरूरत है, जो इनका छोटा छोटा हिसाब कर सके। गाड़ी गेट से कितनी निकली, कितनी अंदर आई, मैडम कहां गई और कैसे गई, इसके लिए हमारे सरकारी स्कूल बना रखे हैं। तो मैं तो साहब से एक विनम्र निवेदन फिर करूंगा कि आज हम बंद कमरों में सिर्फ संगोष्ठियां तो कर सकते हैं, और हर संगठन के लोग, जहां बहुत विभिन्न संगठनों के लोग बैठे हैं। पहले क्या होता था, अपने बैनर लगा के लाते थे, अपने तख्ती लगा के लाते थे, उन्हें पता चलता था इस संगठन के 50 आदमी आए, 100 आदमी आए, 2 आदमी आए, उसकी अपने लीडर की पहचान होती थी और तभी पता चलता था। आज क्या होता है, 2 और 4 आदमी आए और बकाया गायब। हमारे उस मंच पे आपको सुन के ताज्जुब होगा, 15 आदमी बैठे थे, अगर एक आदमी के साथ अगर 20 आदमी होते तो 15-20 कितने हो गए, और आज ये पूरा भरा हुआ होता। मैं नहीं, ये व्यवस्था खत्म हो गई, व्हाट्सएप पे डाल दिया, आना है आ जाओ और नहीं आना तो नहीं आओ। आज मैं कहता हूं जिसका आप विरोध करते हैं, मैं उनका बात करता हूं। सुबह वो लोग उठते हैं 7 बजे, दरवाजा खटखटा, भैया उन्होंने कहा साका में चलना, उन्होंने कह दी नहीं आज नहीं जाना, उन्हें कोई बात नहीं। वो लगातार उस घर पे आते रहते हैं जब तक आप साका में जाओगे नहीं। आप गए किसी पड़ोसी के घर में चाय पीने? उनका एक नियम है कि रोज घर में 5 घर में चाय पीना। मेरे ख्याल से एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के घर में कहा चाय नहीं पीता तो उसके कहने से कहीं आंदोलन करेगा? नहीं करेगा आंदोलन। किसी को कोसने से ज्यादा जरूरत है कि अपने आप भीतर झांको कि हम लोग क्यों पीछे हैं और क्यों मन दुखी होता है। और हमसे लोग कहते हैं कि यार किस ओबीसी की मांग कर रहे हो? ओबीसी के तो तमाम मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री है, क्यों साहब नहीं है? मेरे ख्याल से ओबीसी के आज की तारीख में पार्लियामेंट में 170-75 के एमपी बने हुए, वो ओबीसी के नहीं है, मगर वो विचारधारा के नहीं है। नाम के ओबीसी है, मगर विचारधारा नहीं है। आज हम इसी मुहिम को लेके हम तो कह रहे हैं साहब, हम तो मानवर के संगठन में यहाँ साथ में लगे हुए हैं, और हम तो कह रहे हैं साहब हमारा तो बड़ा ये कोरोना काल नहीं आता तो हम तो आंदोलन, हमने उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के किस एक साथ ही ज्ञापन दिलाए थे राष्ट्रपति के लिए। अब बहुत जल्दी उम्मीद है हम 2.5 से 3 महीने के अंदर हिंदी भाषी बेल्ट में नहीं, शायद कर्नाटक और तेलंगाना की तरफ भी हम एक पूरे भारत में 1 दिवसीय ज्ञापन मुख्यालय पे दिलवाने का काम करेंगे। और हमारे साथ भी होंगे तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा होगा। कि देखिए जी, मैं जिस समाज से आता हूं वो समाज दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, जिसे नाई नंद सेन समाज कहते हैं। हमें आदमी की जरूरत नहीं है कि हम इन्हें ढोके जाए, हमारे जहां है
हर नुक्कड़ पे मेरा आदमी बैठा हुआ है। हमें प्रचार की जरूरत क्या है? हमसे ज्यादा कोई प्रचारक है? अगर हम यहां घूम जाएं तो 50 आदमी हमारे यहां निकल के बाहर आ जाते हैं। सिर्फ मजबूरी हमारी क्या है कि आदमी हमारे और गाड़ी वो भरते हैं। आज हम आरएसएस से निकाल के अपने आदमी ला रहे हैं। अरे मैं कहता हूं गधो, अगर इसमें काम करना है तो इससे अपने संगठन में काम कर लो, इसका हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। क्यों वो तो तुम्हें वही सिखाएंगे जो है मनुवादी व्यवस्था। अगर आपको इज्जत से जीना है तो संगठनात्मक रूप से अपना रहो। अंबेडकर जी ने क्या कहा था, फूले जी ने क्या कहा था, इसको सोचो। हम तो फिर कह रहे हैं साहब कि शायद हमने सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, लच्छीदार भाषण नहीं आते, हमें सीधी सीधी दिल से बात करते हैं, दिमाग में हमारा इतना कुछ है नहीं। मगर एक ही कहते हैं कि हमने तो सोच लिया है कि हमने कहा कि साहब अब सड़कों पे उतरो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है मगर जनबल तो है। अगर हम उग्र आंदोलन नहीं कर सकते तो नर्म आंदोलन तो कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, एक देखो, हमने देखा दिल्ली में हम जाते थे कि इसी दिल्ली के अंदर गधे वाले गधे छोड़ देते थे और गधे सीधे निकल जाते थे, ट्रैफिक जाम हो जाता था। अरे हमने तो उनसे सीखा कुछ मत करो, तख्ती लो और चुपचाप निकलना शुरू कर दो, ये ट्रैफिक तो अपने आप रुक जाएगा। अरे भाई निकलने तो दोगे, जब गधे को निकलने दोगे तो हमें क्यों नहीं निकलने दोगे? और हम तो कह रहे हैं कि साहब आज यही चीज है कि इस धरना और प्रदर्शन में आए हैं, साहब के साथ पिछले 5-6-7 साल से लगातार जुड़े हैं और हम आगे भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ बात ही यही है कि अब बंद कमरों से निकल के रोडों में आना है, संवैधानिक तरीके से धरना देना है, प्रदर्शन करना। क्यों कि सरकारों से लड़ना इतना आसान नहीं है। कहने को तो बहुत कहते हैं जेल में जाएंगे, हमें मालूम है हमारे परिवार के भी जेल में गए, टांगे टूटी, एक टांग टूटने वाला ये बैठे हैं, माननीय सतीश सेन जी उठिए, इनकी टांग टूटी हुई है उन्हीं आंदोलन के। मगर जब केस पे जाते हैं तो पैर पकड़ के मंत्री के, उसके बाद उसी जिसके विरुद्ध हमने केस आंदोलन किया उसी मंत्री के पैर पकड़ के केस खत्म करवाए, क्योंकि गाड़ियां फूकी थी, उसकी पीएससी की भी गाड़ी फूकी थी, मजबूरी थी। ये हाल है। तो हम तो सीधे कह रहे हैं कि साहब आंदोलन करिए, संविधान के दायरे में करिए, सरकार को चेतावनी दीजिए, मंचों से कोई ऐसी बात ना बोलें कि जिससे एलआई रिपोर्ट जाए। हम 15 आदमी मुश्किल से खड़े हों कि 10 आदमी पहले ही हमारे गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि हकीकत यही है। क्योंकि भुक्तभोगी आदमी जो बोलता है तो थोड़ा सोच के बोलता है, समझ के बोलता है। आंदोलन करिए, रोड पे उतरिए, शांतिप्रिय तरीके से करिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से फिर आह्वान करता हूं कि भारत माता की, भारत माता की जय। आपने कहा कि भारत माता की क्यों कहो, क्योंकि हमने सीखा ही यही है। तो इससे आप क्या कहना, मूल निवासी, मूल निवासी। हम लोगों ने बोला, मुझे मालूम था यही हाल होगा, तो जब हमें पता ही नहीं कि हमारा नारा क्या है तो बोलेंगे क्या। इसीलिए कहता हूं भाई लोग, इसके बाद धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।